नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा, जिसमें आज हम करेंगे शिव सिंह सेंगर व जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर की। इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के कांथा नामक गांव में एक जमींदार परिवार में इनका जन्म हुआ। पेशे से ये पुलिस इंस्पेक्टर थे, लेकिन इनका ज़्यादा झुकाव कहाँ था, संस्कृत, फारसी और हिंदी कविता के अध्ययन में इनकी ज़्यादा रुचि थी। इसीलिए इन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की, उस ग्रंथ का नाम हमें जानना बहुत ज़रूरी है, और उस ग्रंथ का नाम क्या है? शिव सिंह सरोज है। ये इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसके कारण इनको प्रसिद्धि मिली। इसका प्रकाशन उन्होंने कब किया? 1878 ईस्वी में पहला प्रकाशन किया गया। दोबारा से इसी पुस्तक को प्रकाशित करवाया गया 1883 ईस्वी में। किस संस्था के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया? नवल किशोर प्रेस लखनऊ के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसे करना है। इस ग्रंथ से संबंधित जो विशेष तथ्य हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। देखिए, इसकी खासियत क्या है? हमने किया था कि प्रथम इतिहास ग्रंथ हमने किसका किया था? गारसा द तासी का किया था, लेकिन वो फ्रेंच भाषा में है। ये हिंदी में रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ है। वर्णानुक्रम पद्धति का इसमें इस्तेमाल किया गया है लेखन के लिए। और इसके लिए कौन सी पुस्तक को आधार बनाया है इन्होंने? कालिदास त्रिवेदी की पुस्तक कालिदास हजारा। ये मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि कालिदास हजारा पुस्तक किसकी है? कालिदास त्रिवेदी की है। इसी के आधार पर इन्होंने शिव सिंह सरोज की रचना की है। इसमें कितने रचनाकारों को शामिल किया है? 1003 को शामिल किया है। और ये किस भाषा के जुड़े हुए रचनाकार हैं? इसमें हिंदी, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा के रचनाकारों को इन्होंने शामिल किया है। पुष्य या पुंड्रू को इन्होंने हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है। हिंदी का पहला कवि पुष्य को स्वीकार किसने किया है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने किया है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। कई जगह ये पुंडू और कई जगह पुंड्रू लिखा हुआ भी आता है। तो ये किसके द्वारा? ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने इन्हें स्वीकार किया है हिंदी का पहला कवि। इस ग्रंथ में काल विभाजन का इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह कहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम अगर बात करें तो बात करते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। देखिए, इनकी रचना का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये इनका ग्रंथ है। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में सबसे पहले ये प्रकाशित हुआ था। बाद में उसको पुस्तक के रूप में प्रकाशन कब किया गया? 1889 में किया गया, 1889 में। यहाँ पर यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसका प्रकाशन कब हुआ। अब अगर इससे जुड़े हुए विशेष तथ्यों की अगर बात करें तो ये किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में रचित है। जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है ये आयरिश थे और अंग्रेजी में ये किताबें लिखते थे या लेखन कार्य करते थे। तो अंग्रेजी भाषा में इन्होंने लिखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया गया है? कालानुक्रम पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। कितने रचनाकारों को लिया गया है? 952 रचनाकारों को इन्होंने स्थान दिया। और खास बात क्या है कि सभी हिंदी के हैं। सभी रचनाकार कौन सी भाषा के हैं? हिंदी भाषा के हैं। इन्होंने कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ या पहला इतिहास ग्रंथ जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया वो कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। ये बात आप विशेष तौर पर यहाँ ध्यान में रखेंगे। अब कुछ और बातों को जान लेते हैं। इस ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? कुल 12 अध्याय हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 11 युगों में विभाजित किया है। कितने युगों में बांटा है? 11 में। और इस ग्रंथ में अध्याय कितने हैं? 12 हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ये अध्याय दे रखे हैं और युग भी दे रखे हैं। देखिए, सबसे पहले है चारण काल, दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, उसके बाद है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार है, छठा क्या है? तुलसीदास, सातवां रीतिकाल, तुलसी के अन्य प्रवर्ती कवियों को 8वें भाग में रखा है,
आगे 9वां जो इसका अध्याय है वो है महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां क्या है 18वीं शताब्दी। तो ये 11 युगों में विभाजित किया है। 12वां जो विविध इसका अध्याय है उसमें अलग अलग उसके बारे में जानकारी इन्होंने दी है। आचार्य शुक्ल ने इन्हें युग न मानकर अध्यायों के नाम मात्र माना है। वो कहते हैं कि उनका ये मानना है कि युगों को, किसी भी काल को इतने युगों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तो इन्होंने इसे केवल इस पुस्तक के अध्याय मात्र माना है। वो इसे युग नहीं मानते, बल्कि इन अध्याय का मतलब क्या है, चैप्टर, कि वो केवल 12 अध्याय हैं, 12 चैप्टर हैं, बल्कि वो युग नहीं है। ये किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अब भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल सबसे पहले किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको याद रखना है। और ये भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा इन्होंने माना है कि ये जो हिंदी है किसके द्वारा आविष्कृत भाषा है? ये अंग्रेजों के द्वारा आविष्कृत भाषा है। भक्ति आंदोलन को किसकी देन कहा है? ईसाइयत की देन इन्होंने माना है। ग्रियर्सन ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा उसके लिए बहुत सारी रचनाओं को आधार बनाया है, जिसमें सबसे पहली है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। ये किसकी रचना है? हम कर चुके हैं, गारसादा तासी की रचना है। उसके बाद शिव सिंह सरोज को भी इन्होंने शामिल किया। भक्तमाल, मूल गोसाई चरित्र, कालिदास हजारा काव्य संग्रह, श्रृंगार संग्रह, विचित्र उपदेश, ये किसकी है? ककेची तिवारी की रचना है। सुंदरी तिलक जो हरिश्चंद्र की है, और राग कल्पद्रुम किसकी रचना है? कृष्णानंद व्यास की रचना है। तो इन रचनाओं को उन्होंने अपना इतिहास लिखने के लिए आधार के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसके बाद अगर देखें तो हिंदी भाषा के विकास में इन्होंने 3 महत्वपूर्ण काम भी किए। सबसे पहला तो क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान पुस्तक की रचना इन्होंने की। कब की? 1889 में। उसके बाद भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाले ये पहले विदेशी विद्वान हैं। लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1902 से 1909 ईस्वी तक इन्होंने इसको लिया है। तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन 1886 से 1921 तक। ग्रियर्सन ने गोस्वामी तुलसीदास पर कुल 12 निबंध लिखे। इनका सर्वप्रथम वाचन प्राच्य विद्या विशारद सभा में किया गया, और ये कहाँ पर किया गया? वियना में किया गया। ये आप ध्यान में रखेंगे कि तुलसीदास के 12 निबंधों का वाचन कौन से स्थान पर हुआ? वियना में हुआ। किसके द्वारा? प्राच्य विद्या विशारद सभा के द्वारा किया गया। 1889 ईस्वी में देखें तो रामचरितमानस का संपादन करके उसे खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर पटना से प्रकाशित करवाया। रामचरितमानस से जुड़े हुए जितने भी ग्रंथ थे उन सब को आधार बनाकर इन्होंने उसका संपादन कार्य किया और उसका प्रकाशन भी इन्होंने करवाया, जिससे कि देखिए ये जो कार्य इन्होंने किए हिंदी भाषा की समृद्धि के लिए ही किए, तो निश्चित है कि हिंदी भाषा की समृद्धि में भी इनका विशेष योगदान रहा है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा।